नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना सैंपल पेपर जो है हमारा 2023 का। तो यहाँ पर हम काफी समय से अपना सैंपल पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं और इस बार हमारा जो सैंपल पेपर है वो है 2023 का, 2023 का। तो इसमें हम जानते हैं कि किस तरह का जो है हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस तरह से हमारा जो एग्जाम में कैसे हमारे कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, कितनी एक तरह से किस तरह से हमें कितना टाइम एक प्रश्न को देना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम ये चीजें इसमें जानते हैं। तो अभी सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र है वो कुछ इस तरह का होता है। और जैसे आपको बताया कि 2023 का ये है, तो इसमें पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका ये है, 80 मार्क्स का। और समय है आपका पूरा 3 घंटे। और फिर से सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश जो है पढ़ने होते हैं। जैसे इसमें 2 खंड है अ और ब, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है और प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक जो है दिए गए होते हैं। देखिए यहाँ पर खंड अ जो है वो है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर आपने क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो प्रश्न आपको दिए गए होते हैं उनके उत्तर देने होते हैं। भाषा जो यहाँ पर ये आपका गद्यांश है, ये इसको हम पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, आपका एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ा बहुत आपके एग्जाम के लिए, और आपको पता चल जाता है कि कैसे आपने सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि किस चीज पर आपने ज्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर है जो हर बार रिपीट हुआ है, कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो सारी चीजें, तो जैसे सबसे पहला प्रश्न मैंने कहा एक अपठित गद्यांश है। तो एक अपठित गद्यांश आपका हमेशा पहले प्रश्न में रहता है, उसको आपने पढ़कर समझना है और फिर उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, भाषा शिक्षा की नींव है। भाषा शिक्षा की नींव है। नींव सशक्त हुए बिना भवन अस्थिर होगा। याद रखें कि नींव 2-3 नहीं हुआ करती। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा है कि भाषा जो है शिक्षा की नींव है और नींव सशक्त हुए बिना भवन अस्थिर होता है। यानी कि आपने देखा होगा, कोई भी भवन निर्माण जब किया जाता है, कोई मकान जब बनाया जाता है, किसी भवन का निर्माण जब किया जाता है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है। आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है नींव डाली जाती है, जिस जिस तरह से उसका डिजाइन बनना है, जो मकान का पहले स्ट्रक्चर जो डिजाइन हुआ है उस हिसाब से उसकी नींव जो है डाली जाती है। और इसी तरह से यदि शिक्षा ग्रहण आप कर रहे हैं तो उससे पहले आपको भाषा भाषा ही शिक्षा की नींव है। ठीक है, आप क्या करते हैं, लैंग्वेज भाषा आप सीखते हैं। और ये आप याद रखें कि भाषा कभी 2 या 3 नहीं, नींव कभी 2 या 3 नहीं हुआ करती कि आपने एक लेयर डाली, फिर उसके ऊपर आपने एक लेयर डाली, फिर आपने थोड़ा और तरीके से डाला, फिर आपने, तो ऐसा नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा कि बच्चे की शिक्षा अपनी भाषा में ही सर्वोत्तम होती है। इसीलिए बच्चे की सर्वोच्च क्षमता अपनी भाषा पर अधिकार करने में लगानी चाहिए। अपनी भाषा पूरी संवेदना से सीख ले तो उसके लिए दूसरी तीसरी भाषा सीखना सदैव आसान रहेगा। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि नींव कभी 2 या 3 नहीं हुआ करती। ठीक है ना, नींव जो होती है वो सबसे पहले एक ही होती है। और अगर नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर आप फिर एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह से आप बना सकते हैं आगे, अगर आपकी नींव मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा के लिए, बच्चे की शिक्षा के लिए अपनी भाषा में ही, अपने बच्चे की शिक्षा जो होती है वो अपनी भाषा में ही सर्वोत्तम होती है। यानी कि जिसमें जो बच्चे का एनवायरनमेंट है, जो बच्चा जिसमें पल बढ़ रहा है, जो उसकी अपनी भाषा है, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसमें ही सर्वोत्तम है। इसलिए
बच्चे की सर्वोच्च क्षमता अपनी भाषा पर अधिकार करने में लगानी चाहिए। यानी कि सर्वोच्च क्षमता, आप उसको जितना प्रेशर कर रहे हैं या उसको आप जितना पढ़ा रहे हैं या जिसको आप उसको जितना हेल्प कर रहे हैं, वो सब क्या करना चाहिए कि उसको अपनी भाषा पे अधिकार करने में लगानी चाहिए। अपनी भाषा पूरी संवेदना से यदि वो सीख ले तो फिर उसके लिए दूसरी तीसरी भाषा सीखना आसान हो जाता है। यानी कि वो अगर एक भाषा को अच्छे से सीख लेता है, उसकी अपनी भाषा पर यदि अच्छे से पकड़ बन जाती है, तो फिर वो बाकी भाषाओं को सीख सकता है। हम भूल चुके हैं कि अपनी भाषा माता समान होती है। हम भूल चुके हैं कि अपनी भाषा माता समान होती है। देखिए, हम यहाँ पर अपनी जो भाषा है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, वो किसके समान होती है? माता के समान होती है। कैसे? कि उसके बिना पालन पोषण राम भरोसे ही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है कि जो सबसे पहले जब आप बच्चे को एक तरह से बोलना सिखाते हैं, तो वो आप किसमें सिखाते हैं? बच्चा सबसे पहले बोलना किसमें सीखता है? वो अपनी मदर टंग में सीखता है, जो उसके परिवार वाले जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा उसके परिवार में बोली जाती है, तो बच्चा सबसे पहले वही सीखता है। ठीक है, कभी भी वो अपने मन से अगर आप सारे के सारे आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो बच्चा कभी भी अपने मन से अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं करता। ठीक है ना? वो सीखता है, सुनता है उन्हीं वर्ड्स को, वो रिपीट करता है उन्हीं वर्ड्स को जिनको आप बोल रहे हैं उसके सामने, जैसा आप उसके सामने शुरुआत से रखेंगे। आज हमारी राष्ट्रीय दुर्बलताओं और मूल समस्याओं का कारण इसी में है। जो हमारे राष्ट्र में जो दुर्बलताएं आ रही हैं और जो मूल समस्याएं आ रही हैं, उसका रीजन, उसका कारण यही है। किसी सरकार की नहीं, हमारी अपनी समस्या है। ये किसी सरकार की वजह से नहीं आ रखी है, ये हमारी अपनी समस्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा होते ही बिल्कुल अंग्रेज बन जाए, अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में चले, अंग्रेजी में लिखे, सब चीजें इंग्लिश में करें, या इंग्लिश ना कहकर हम कोई और लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस, ठीक है ना, अदर लैंग्वेजेस को वो पढ़े, बोले, समझे, सीखे, जाने। इस तरह से हम सोचने लगते हैं और उस पर हम क्या करते हैं? उसको प्रेशर करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसके लिए प्रेशर करते हैं। देखिए, जो चीजें अगर हम कॉमन तरीके से हमारे घर में इंग्लिश का फ्लो है या हिंदी का फ्लो है, तो अगर हम अपने घर में हिंदी ही बोल रहे हैं और हिंदी ही पढ़ रहे हैं, हिंदी ही लिख रहे हैं और बात हिंदी में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा बच्चा सबसे पहले हिंदी बोलना सीखेगा। यदि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में हमारे घर का माहौल जो है इस तरह का है, तो हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो हमारे, यानी कि मातृभाषा, या एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी भाषा जो है वो उसकी वो भाषा है जो वो पहली बार सुनता है, अपने परिवार में सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी एक तरह से सबसे बड़ी वीकनेस क्या हो गई है कि हमें नहीं अपने बच्चे को अदर लैंग्वेजेस पहले सिखानी है। आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हिंदी में बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं। ये चीज एक डिफरेंस आपने देखा होगा कि बच्चों को हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे हिंदी अच्छे से लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हिंदी के वर्ड्स का उच्चारण अच्छे से, शब्दों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा। तो ये क्या हो रहा है कि ना तो वो उस तरफ अच्छे से जा पा रहे हैं और ना ही वो इस तरफ अच्छे से आ पा रहे हैं। यानी कि दोनों चीजों के बीच, क्योंकि घर का जो माहौल है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि सब घर में अंग्रेजी में ही बोलते हैं या अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी गाने सुनते हैं, या एक पूरा माहौल ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो केवल सीख रहा है, सुन रहा है स्कूल में और पढ़ रहा है स्कूल में, बाकी जो उसका एनवायरमेंट है वो सारा का सारा हिंदी मीडियम का है या घर परिवार का है या बाकी हमारी क्षेत्रीय भाषा का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाता है कि बच्चा जो है डिस्टर्ब हो जाता है कि वो क्या करे। तो ये हमारी अपनी समस्या है। और जैसे मिट्टी से अंकुरित होते बीज को समय रहते पर्याप्त जल, प्रकाश, वायु की अनिवार्य आवश्यकता होती है, वैसे ही दुनिया को समझना शुरू करने वाले बालक को अपनी भाषा के सर्वोत्तम साहित्य से परिचित करवाना अनिवार्य है। यानी कि यदि आपने कोई पौधा जो है, कोई बीज आपने डाला है जमीन में और आपको लगता है कि हाँ अब वो अंकुरित होने वाला है,
3-4 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, और अब आपको लगता है कि वो अंकुरित होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि आप उसमें एक तरह से उसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, क्योंकि क्या होगा, तभी उसको वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर पाएगा, वो एक तरह से जल से, भूमि से खनिज लवणों को ले पाएगा, वायु से अनिवार्य तत्वों को ले पाएगा, और क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इसी तरह से यदि आपको जैसे ऐसे ही जब बच्चा जो है दुनिया को समझना शुरू करता है, ठीक है, वो दुनिया को समझना शुरू करता है, वो समझता है कि ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरा पड़ोस है, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरे शिक्षक हैं, ये मेरा समाज है। ठीक है, जब वो समाज में रहना और समाज के तौर तरीकों को सीखता है, तो उस टाइम पे उसे मतलब भाषा के सर्वोत्तम साहित्य से, अपनी भाषा के सर्वोत्तम साहित्य से परिचय करवाना अनिवार्य है। उसकी संपूर्ण निहित क्षमता और व्यक्तित्व के उभरने का मूल साधन वही है। और उसकी जो भी, यानी कि उसको हम अपनी भाषा में अपने तौर तरीके से हम उसको सिखाएंगे, अपनी एक तरह से उसको परिचय कराएंगे भाषा के साहित्य से। उसकी संपूर्ण निहित क्षमताओं और व्यक्तित्व के उभरने का मूल साधन क्या है, वही है। भाषा केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने से नहीं आती, यानी कि अगर आप पढ़ रहे तो भाषा केवल पढ़ने लिखने से नहीं आती। देखिए, आपने देखा होगा कि कई लोग जो है बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने पढ़कर ही वो सब चीजें सीखी है। ठीक है ना। तो भाषा केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं आती कि आप कहीं पर किताब में पढ़ेंगे तभी आपको भाषा आएगी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, क्या वो बातचीत नहीं करते, क्या वो एक अच्छे वक्ता नहीं होते, क्या वो अच्छे श्रोता नहीं होते, क्या उनको समाज के जो नियम हैं या जो भले ही उनको अक्षर का ज्ञान ना हो, भले ही वो उन सब चीजों को लिखने या समझने में दिक्कत करें, लेकिन वो बहुत अच्छे से समाज में रह पाते हैं और समझते हैं। असली भाषा साहित्य की भाषा होती है, जिससे जीवन संबंध रखने से वह आती है, जिससे जीवित संबंध रखने से ही वह आती है। अपनी भाषा पर भरोसा और लगाव के बिना कोई भाषा नीति सफल होने वाली नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका से भी सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपनी भाषा में अपना ही नहीं, संपूर्ण विश्व के महान साहित्य और विद्वत संस्करणों को सुलभ कराया है। इसके विपरीत हमने अपने श्रेष्ठ साहित्य को घर से निकाल दिया है। और देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। और ये क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपनी भाषा में अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के साहित्य एवं विद्व संस्करणों को सुलभ कराया है, ताकि हमारे लोग हमारी भाषा में इसे सीखें, इसे समझें। लेकिन हमने तो अपने ही घर से इन्हें निकाल दिया है, क्योंकि हमें तो बनना है अंग्रेज। अब देखिए, मैं यहाँ पर बार बार अंग्रेज इसलिए कह रही, क्योंकि ये जो ज्यादातर आज के टाइम पे ये जो प्रेशर है, ये इंग्लिश का ही है। यानी कि जो एक कंपटीशन वाली भाषा है हमारे साथ, वो इंग्लिश ही है। और बहुत ऐसा हो गया है कि लोग शर्म करते हैं अपनी भाषा को बोलने में, अपनी भाषा में बात करने में। यानी कि आपने देखा होगा, अगर कहीं आप प्राइवेट प्लेस पर जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि लोग ज्यादातर जो है हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर कहीं पर आपने हिंदी में बात कर दी या कोई ऐसा आपने शब्द बोल दिया, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं। तो ये क्या है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपनी भाषा में अपना ही नहीं, संपूर्ण विश्व के महान साहित्य और द्वंद संस्करणों को सुलभ कराया है। जबकि वो क्या करते हैं कि अब हमारे लोग सीखें, हमारे लोग समझें, हमारे लोग ज्ञान करें, तो उन्होंने अपनी भाषा में इन सब चीजों को करवा लिया। तो क्या हम अपनी भाषा को प्रमोट नहीं कर सकते?
क्या हम अपनी भाषा को आगे नहीं लेकर आ सकते? क्यों हम अपने छोटे से बच्चों पर अभी से प्रेशर करते हैं कि नहीं आपको अपनी भाषा नहीं बल्कि ये वाली भाषा? क्यों हम इतना महत्व दे रहे हैं कि आपको इसको सीखना है? हम अपनी भाषा को अच्छा बनाने पर क्यों नहीं काम करते? तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारा पहला यहाँ पर प्रश्न था, जो कि एक अपठित गद्यांश है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और देखिए 5 प्रश्न है, पांचों के ही आपने उत्तर देने हैं, यानी कि ये आपका टोटल 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका टोटल 10 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न जो है उसके आपको 2 नंबर दिए गए हैं। अब आपका छोटा सा एक गद्यांश है, आपने पढ़ा लेकिन उत्तर आपने समझ कर देना है। ठीक है ना, आपने कुछ भी एक लाइन वहां से उतार कर यहाँ नहीं लिखनी है, आपने अच्छे से समझ कर उत्तर देना है। जैसे भाषा को शिक्षा की नींव कहने का क्या आश्रय है? बालक की शिक्षा में अपनी भाषा का क्या स्थान है? भाषा के समुचित ज्ञान का साधन क्या है और कैसे? बच्चे की संपूर्ण निहित क्षमताओं के विकास का मूल साधन क्या है और किस रूप में है? और सबसे महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब देखिए शीर्षक के लिए तो आपको केवल एक नाम लिखना होगा, तो ऐसा शीर्षक चुने जिससे आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलने के चांसेस हो। तो ये तभी संभव है जब आप को क्लियर हो कि आप इस गद्यांश को समझ पाए हैं। तो अच्छे से टाइम देकर आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ें और समझें, और उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आप वहां पर लिखें। तो देखिए ये तो केवल हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे आपके जब एग्जाम आगे आएंगे, अभी आपका जो एग्जाम है उसमें आपने इस तरह से किया होगा। अब प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 को हम करेंगे। प्रश्न 2 में है आप किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में, ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान देनी है कि किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में, जिस पर बच्चे बहुत ज्यादा समय जो है अपना वेस्ट करते हैं, वो आपने यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है सिर्फ 200 शब्दों में। और आपके टॉपिक्स हैं जय जवान जय किसान। देखिए ये बहुत ही कॉमन से टॉपिक है जिन पर आप लिख सकते हैं जय जवान जय किसान, यानी कि इसमें आप भारत में सबसे पहले क्या किस तरह की किसानों की स्थिति, हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 के बाद किसानों की स्थिति क्या थी, कैसे एक तरह से हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसके बाद किस तरह के चेंजेस आए, और क्या आज स्थिति है हमारे देश में किसानों की, और कितना ज्यादा हमारे देश में उत्पादन होता है, ये सारी चीजें इनका आप एक अच्छा सा, क्योंकि डेली हम न्यूज सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, और हमारे आसपास की खबरें, सिंचाई के क्या साधन है, कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन सब चीजों में, बीजों की क्वालिटी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस तरह से उर्वरक जो है वो बढ़े हैं, और किस तरह से उनकी क्वालिटी में अंतर हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से पहले के टाइम में खेती की जाती थी, किस तरह से अब की जाती है। तो इस तरह की बहुत अच्छे से आप यहाँ पर छोटी छोटी हेडिंग्स बनाकर इसको बहुत अच्छा निबंध एक लिख सकते हैं इसमें किसान के बारे में। उसके बाद है बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम। तो ये तो इससे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह से देश की जनसंख्या जो है बढ़ रही है और उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझकर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में आप लिखें। उसमें आप लिख सकते हैं किस तरह से कितनी जो संख्या है वो महिलाओं की है, कितनी पुरुषों की है, और क्या क्या एक तरह से समस्याएं आ रही है इस बढ़ती जनसंख्या से, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो एक तरह से हम अपने सुविधा के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने का स्थान भी चाहिए, जंगलों को काट रहे हैं, किस तरह से जंगली जानवर जो है अपना आश्रय खो रहे हैं, और जो कृषि योग्य भूमि है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, और कितनी सारी चीजें एक तरह से बदल रही हैं बढ़ती जनसंख्या से, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, उसके गुण और दोष, दोनों चीजें लिखनी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ठीक है, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर आप उसके गुण और दोषों के बारे में लिख सकते हैं।
तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विषय में बताने से पहले आप जो हमारी पहले शिक्षा प्रणाली थी, किस तरह से चलती थी चीजें और कैसे उनमें परिवर्तन आया और कैसे हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसके बारे में सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे उसके गुण, कि आज की शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से गुण हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी हमारी ये शिक्षा प्रणाली है, और क्या इसमें दोष है जिससे हम कह सकते हैं कि आज एक बेरोजगारी जो है एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और एक तरह से बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर अच्छे से समझ कर लिखें। उसके बाद अगला प्रश्न है पावस में पर्वत प्रदेश। तो इसके बारे में भी आप पर्वत प्रदेश के बारे में, जैसे हमारा उत्तराखंड है उसके बारे में लिख सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो इस तरह के पर्वत प्रदेश हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि केवल 200 शब्दों में, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि क्लास 10th में आपको ऑप्शन मिले थे, आपको सब टॉपिक्स मिले थे, वहां पर आपके लिए निबंध लिखना बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक काम है कि आपने सब टॉपिक्स खुद ही बनाने हैं। लेकिन अगर दिमाग में आपके मैटर है तो आप आसानी से सब टॉपिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न 3 है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर अपनी विकल्प सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यानी कि आपको सही विकल्प को आपने केवल अपनी आंसर शीट में लिखना है। 5 प्रश्न हैं और ये 5 प्रश्न जो है वो आपके एक एक नंबर के हैं, यानी कि आपके 5 प्रश्न यहाँ पर आए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए हम उत्तराखंड में रहते हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। ये प्रश्न का आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा। इससे क्या होगा कि आपके और भी आपके अंदर जो है एक तरह से सोचने के लिए और जानने की इच्छा आपके अंदर होगी और आप कुछ और प्रश्न भी जानेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है। और उसके बाद देखिए अगला, कौन सा संचार माध्यम श्रव्य माध्यम है। अब जो लास्ट हमने सैंपल पेपर इससे पहले सॉल्व किया था और उससे पहले भी जो सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें मैंने इस तरह के आपको सारे के सारे प्रश्न एक ही पीपीटी में सब मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि क्या क्या आपके एग्जाम में आता है और क्या क्या आपको किस तरह से आपको इसमें प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। हमने संचार माध्यमों के बारे में पढ़ा था और संचार माध्यमों में हमने संचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में जाना था, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर हमने जैसे रेडियो को अलग पढ़ा था कि वो किस तरह का माध्यम है, टेलीविजन को हमने अलग पढ़ा था कि वो किस तरह का माध्यम है, और न्यूज़पेपर को यानी कि समाचार पत्र को हमने पढ़ा था कि वो किस तरह का माध्यम है। अब देखिए समाचार पत्र जो है वो हमारा एक प्रिंट माध्यम है, यानी कि प्रिंट मीडिया है। उसमें हम केवल चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं, डेली हमारे पास न्यूज आती है, समाचार आता है, पत्र आता है, न्यूज़पेपर आता है और हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टेलीविजन। तो जब आप टेलीविजन के सामने होते हैं तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ही दिखाई देता है, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं न्यूज को, बकायदा आप उस घटना स्थल से लाइव आप न्यूज देख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है हमारा रेडियो, जो कि केवल हमारा श्रव्य माध्यम है। जैसे मैंने कहा कि यह अलग अलग आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होता है, और जैसे आपने सुना होगा कि ये समाचार आपको आकाशवाणी देहरादून केंद्र से बताया जा रहा है, या आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बताया जा रहा है, या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बताया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपका केवल श्रव्य माध्यम है। यहाँ पर केवल आप सुन सकते हैं, उसमें आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो संचार का श्रव्य माध्यम क्या है, रेडियो है। ये टॉपिक्स बहुत ही इजी होते हैं और आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ा है, समझा है। और उसके बाद भी देखिए थर्ड आपका पीत पत्रिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं।
कौन प्रीत पत्रिका के अंदर सचित्र समाचार आते हैं, मनोरंजक समाचार आते हैं, या सनसनीखेज या उत्तेजक समाचार आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जो आपका प्रिंट मीडियम होगा उसको जब आप पढ़ेंगे उसको उसमें आप समझेंगे। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। ठीक है, तो इन इस तरह के जो आपके ये 4-5 प्रश्न हैं जो आपको एक तरह से सामान्य ज्ञान से संबंधित भी है, तो इनको आप जरा सा देखें, एक बार सर्च करें और नोट कर लें भले ही आप इनको। और आपका देखिए समाचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहलाता है, अब इसको भी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ कि ये क्या है। तो ये भी आपका यहाँ पर आपके लिए, आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे कि समाचार पत्र का सबसे पहले, मैं हर बार मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको समाचार पत्र में सबसे, देखिए हम क्या करते हैं समाचार पत्रों में रंगीन पेजों को देखते हैं, या हम देश विदेश से संबंधित खबरों को देख लेते हैं, या हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरों को देखते हैं, या फिर हम मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई खबरों को देखते हैं। लेकिन हमारा ध्यान बहुत कम जाता है इस पेज पर, इसको हम बहुत कम देखते हैं। ठीक है, तो ये पत्र हमारा कौन सा, ये पृष्ठ हमारा कौन सा है, ये आप खुद से चूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं क्लियर करूंगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो अभी सारे के सारे आंसर यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे। और नेक्स्ट है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पर लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, इसी चीज को आपने समझना है। अब देखिए आप कहेंगे कि ये भी कोई टॉपिक है जिस पर हम आलेख लिखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, तो पानी शब्द का के 2 अर्थ हैं, उन दोनों अर्थों को आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने 150 शब्दों में यहाँ पर आलेख लिखना है। और आलेख किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आलेख लिखते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आलेख किन किन टॉपिक्स पर लिखा जा सकता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और आलेख के क्या गुण हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए मैंने यहाँ पर कहा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने अंदर विनम्रता रखनी चाहिए। पहले यहाँ पर जो पानी शब्द है उसका अर्थ है विनम्रता, और दूसरा है जैसे यहाँ पर कहा है बिन पानी सब सून। ठीक है, तो बिन पानी सब सून, पानी यानी कि इस वाले जो पानी शब्द यहाँ पर है उसका अर्थ होता है कि बिना पानी के सब बेकार है, यानी कि बिना जो एक तरह से विनम्रता है उसके सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पर आपने इस पर टॉपिक पर एक आलेख लिखना है, वो आपको ऑप्शन में है 5 नंबर का है। और अब देखिए यहाँ पर दूसरा, अपने ग्राम अथवा नगर में स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं एग्जाम में। अपने ग्राम अथवा नगर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हुई प्रगति पर 150 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और देखिए इतना इतना इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, और उसमें आपको दोनों ही टॉपिक जो है ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोनों में से एक तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के बारे में भी मैं आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक बता चुकी हूँ कि रिपोर्ट यानी रिपोर्टिंग यानी कि पत्रकारिता, रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, रिपोर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन किस किस बारे में लिखा जाता है, प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे प्रतिवेदन के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हुई प्रगति यानी कि किस तरह की प्रगति हुई है आपके गांव में, आपके नगर में, इस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार आपने करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा रिपोर्ट में आप क्या करेंगे, जो जगह है या कहाँ कहाँ पर ये काम हुआ है, ये सारी चीजों की आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, किन किन लोगों के
एक तरह से मार्गदर्शन में ये सब चीजें हुई। तो ये सब चीजों की रिपोर्ट आपने लगभग 150 शब्दों में, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, अननेसेसरी कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना है, मात्र 150 शब्दों में एक अच्छी रिपोर्ट आपने तैयार करनी है और 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा व्याकरण जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा अब जो है प्रश्न 5 से, वहां प्रश्न 5 से हमारा काव्य खंड स्टार्ट होता है, जो कि हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका से संबंधित है और इसको हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता ममता के बादल की मंडराती कोमलता, भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम, अब हो गई है आत्मा यह छटपटाती छाती को भव्य भवित्या डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहां पर प्रश्न जो है, 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं और अब यहाँ पर तीनों प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। 5 नंबर का ये है और इसके ऑप्शन में अब आपको यहाँ पर आगे एक और आपको दिया गया है काव्यांश कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चले ओ हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद पीति अप्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये आपको ऑप्शन में दिया गया है, इस में भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पर ये एक आपको जो छंद दिया गया है, तो इसमें कहा गया कि जो दोहा दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त दोहों में किस घटनाक्रम का वर्णन है, पूरा संदर्भ बताइए। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है और कहा है कि उपयुक्त दोहों में किस घटनाक्रम का वर्णन है, पूरा आपने संदर्भ बताना है। तो इसका मतलब आपको पाठ भी अच्छे से, जैसे आपको ऊपर दिया गया है काव्यांश, अच्छे से पाठ क्लियर होना चाहिए कि कौन से पाठ में ये आपका काव्यांश है। और देखिए कहाँ से, अब देखिए आप बिल्कुल डिफरेंट इस बार ये आया हुआ है 2023 का ये जो पेपर है, इसमें दोनों ही काव्यांश बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि पिछले जो आप सैंपल पेपर देखेंगे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी यहाँ पर रिपीट इस बार नहीं हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हर बार आपको एक ही चीज आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर कविता को, हर एक तरह से जो भी आपका चैप्टर दिया गया है उसको एक बार अच्छे से पढ़े समझे, कहीं पर आपको लगता है कोई डाउट हो तो उसको। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर अपने काव्य खंड के 2 काव्यांशों को डिस्कस, इससे पहले हमने जो अपने व्याकरण से रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया। तो अब आप यहाँ पर आज का जो होमवर्क है उसमें है कि आप जितनी भी कविताएं हैं उनको एक बार घर पर पढ़ें और खास तौर पर इन 2 काव्यांशों से रिलेटेड। तो नेक्स्ट सेशन में हम इनको आगे डिस्कस करेंगे और साथ ही फिर बाकी के जो हमारे गद्यखंड से रिलेटेड प्रश्न है और बाकी हमारा जो पेपर है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि वो आपको समझ आया होगा और बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।